नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विक्रम। यदि आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, चाहे एक ऑफिस में, शॉप में, स्कूल में या बैंक में, कहीं भी, तो एक सॉफ्टवेयर जिसकी आपको काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती होगी, काफ़ी ज़्यादा आप इसका यूज़ करते होंगे, वो है एक्सेल। आज से हम लोग एक नए वीडियो सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें एक्सेल के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप एक्सेल पर काम करना जानते हैं या नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसमें हम लोग एक्सेल के बेसिक से एडवांस फीचर्स की चर्चा करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, ताकि आप एक्सेल के बारे में सारी जानकारियों को अच्छे से समझ सकें और जब भी ज़रूरत पड़े आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्सेल का यूज़ कर सकें और अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम लोग सीखेंगे क्या। या हम लोग एक्सेल के बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं, जहाँ पे एक ब्लैंक वर्कशीट से लेके सारे एडवांस फीचर्स की बातें करेंगे। हम लोग रिबन के सारे टूल्स की बातें करेंगे, ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए कि इस टूल्स का क्या काम है और आप इन टूल्स की मदद से क्या कर सकते हैं। इसके बाद आप खुद का स्प्रेडशीट तैयार करना सीखेंगे, जिसमें हम लोग हेडिंग को फॉर्मेट करना, डेटा इंटर करना, सेल को फॉर्मेट करना, इन चीज़ों को पूरे डिटेल्स में देखेंगे। फाइल को सेव करना आप सीखेंगे। जब भी आवश्यकता पड़े आप अपने फाइल का जहां भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। हम लोग फार्मूला बनाना सीखेंगे। साथ ही कुछ कॉमनली यूज़ किए जाने वाले फंक्शंस का भी यूज़ करना हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम लोग पाइवोट टेबल की बातें करेंगे। पाइवोट टेबल तैयार करना, साथ ही पाइवोट चार्ट तैयार करना, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, हर एक तरह के चार्ट्स को तैयार करना, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग काफ़ी ज़्यादा विस्तार से देखने वाले हैं। एक्सेल में यूज़ होने वाले कई सारे शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी जानेंगे। मैक्रोज का यूज़ करना सीखेंगे और कुल मिला के पूरे रिबन में से एक एक टैब के बारे में हम लोग बातें करेंगे। सारे टैब के सारे टूल्स की बातें करेंगे। मेरा लक्ष्य है कि जब भी आप एक्सेल का यूज़ करें, पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंट फील करें। मुझे विश्वास है कि इस सीरीज़ के बाद आप एक्सेल का अपने लाइफ में और अपने वर्क में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि एक्सेल है क्या। एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जिसमें डेटा को रो और कॉलम के रूप में ऑर्गेनाइज करके स्टोर करके रख सकते हैं। हालांकि आज के डेट में कई सारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, पर एक्सेल की जो फीचर्स हैं वो इन्हें हर सॉफ्टवेयर से अलग करते हैं। एक्सेल में आप यूज डेटा को ऑर्गेनाइज करके बड़ी आसानी से सेव करके रख सकते हैं। इसमें इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जिसकी मदद से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे वो सिंपल कैलकुलेशन हो या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो। फॉर्मूला की मदद से भी हम कैलकुलेशन करते हैं। और इसकी एक विशेषता ये भी होती है कि जब कभी भी आप डेटा में चेंजेस करते हैं तो इसके रिजल्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाते हैं। आप अपने डेटा को चार्ट्स और ग्राफ्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑटोफिल फीचर का यूज़ करके बड़ी आसानी से रो और कॉलम में आप तेज़ी से डेटा को फिल कर सकते हैं। एक्सेल के फीचर्स के कारण ही इसका यूज हर उन जगहों पर किया जाता है जहां लार्ज अमाउंट में डेटा को एनालाइज और उन पर कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। जैसे स्कूल या कॉलेज की बात करें तो वहां पर टाइम टेबल बनाने के लिए, बिल बनाने के लिए, मार्कशीट जैसे कार्य के लिए भी एक्सेल का यूज़ किया जाता है। बिजनेस की बात करें तो कस्टमर का डिटेल्स, स्टॉक, सेल परचेज का डिटेल्स, बिल बनाने जैसे कार्यों के लिए भी आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। अपने घरों में मंथली बजट बनाना हो, एक्सपेंस या इनकम का पूरा रिकॉर्ड रखना हो, तो भी इस सॉफ्टवेयर की मदद मिलती है। साथ ही डेटा को एनालिसिस करने, रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी हमें इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। वास्तव में एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हर उन कार्यों में होती है जहां न्यूमेरिकल डेटा और कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। उम्मीद है कि अब तक आप ये समझ गए होंगे कि एक्सेल क्या है।
आइए अब सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के साथ ही आपके जितने भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होंगे उसके लिस्ट आपको दिखाई देंगे। यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे एक्सेल, अथवा आप चाहें तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ टाइप करेंगे एक्सेल और जैसे ही हमने यहाँ टाइप किया एक्सेल को स्टार्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके से एक्सेल आपके कंप्यूटर में स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो विंडो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, यदि आप ऑफिस 2010 पे काम करते हैं तो थोड़ा सा आपको स्टार्टअप विंडो में अंतर दिखाई देगा, लेकिन काम करने का तरीका लगभग सेम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लैंक वर्कबुक करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टेम्पलेट्स भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमने मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक किया, यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट्स और भी आपके सामने में आ जाएंगे। तो ये टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट्स पहले से रेडीमेड बने हुए होते हैं, सिर्फ आपको उसमें एडिट करना होता है, चेंजेस करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं बिलिंग स्टेटमेंट बनाना है तो आप ये ओपन कर सकते हैं। तो अलग अलग कई सारे टेम्पलेट्स हैं, लेकिन फिलहाल हम टेम्पलेट का यूज नहीं करेंगे। ब्लैंक वर्कबुक आप देख रहे हैं, तो यहां पर अब एक चीज और समझते हैं, वर्कबुक क्या होता है। हम एक्सेल में जो भी फाइल क्रिएट करेंगे उस फाइल को वर्कबुक बोला जाता है। यानी कि यहां से क्लिक करने के बाद हमारे सामने में जो कुछ भी बनेगा वो हमारा फाइल वर्कबुक कहलाएगा। और इधर की तरफ में आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, होम, न्यू और ओपन का। होम पे क्लिक करने के बाद फिर से हम अपने होम विंडो पे आ गए, होम स्क्रीन पे आ गए। जैसा कि आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन है। उसके बाद कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मोर टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। इसके अलावा जो भी रिसेंट फाइल्स आप बनाएंगे वो रिसेंट फाइल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद आप नया वर्कबुक क्रिएट करेंगे। इसके बाद एक ओपन का ऑप्शन आप देख रहे हैं। ओपन पर क्लिक करने के बाद आप अपने सिस्टम में या आपके कंप्यूटर में पहले से कोई फाइल सेव है तो उस फाइल को यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और न्यू पर क्लिक करने के साथ ही यहाँ ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने में दिखाई दे रहा है और ये जो विंडो आपके सामने में दिखाई दे रहा है इसे हम लोग वर्कबुक बोलेंगे। जैसे ही आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने में दिखाई देगा, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने में आएगा और ये हमारा एक्सेल का डैशबोर्ड है। अभी आप यहां देख सकते हैं बुक 1 करके लिखा हुआ। एक्चुअली जो भी हमारा फाइल क्रिएट हुआ उसका कुछ डिफॉल्ट नाम एक्सेल के द्वारा दिया जाता है, जिसे बुक 1, बुक 2, बुक 3 इस तरह से रखा जाता है। जब हम अपने फाइल को सेव कर लेंगे तो ये बुक 1 के जगह पे आपने जिस नाम से सेव फाइल करेंगे वो नाम दिखाई देगा। इसके बाद आप ये जो एरिया देख रहे हैं इस एरिया को रिबन कहा जाता है। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इस सबको टैब कहा जाता है और हर एक टैब में अलग अलग कमांड आपको दिखाई देते हैं। जैसा कि आप होम के अंदर में देख सकते हैं कि कई सारे कमांड, कई सारे टूल्स आपके सामने में है। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक टैब में ये कमांड्स कुछ ग्रुप में होते हैं, यानी कि एक तरह के फंक्शन करने वाले जो भी कमांड्स हैं वो एक ग्रुप के अंदर में मिलेंगे। जैसे कि आप होम टैब में देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप, यहाँ फॉन्ट ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहाँ अलाइनमेंट ग्रुप दिखाई दे रहा है। हम लोग अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग कमांड्स की बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप ये समझिए कि जितने भी टैब हैं सारे टैब में कई सारे अलग अलग ग्रुप्स होंगे। जिस ग्रुप्स का नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हर एक ग्रुप में कई सारे टूल्स होंगे। यहां जब हम लोग फाइल पे क्लिक करते हैं तो फिर से एक अलग टैब का स्क्रीन आता है, लेकिन फाइल के अलावा जितने भी टैब्स हैं सबके काम करने का तरीका सेम है। जिस टैब पे क्लिक करेंगे आपके सामने उस टैब से संबंधित सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। उन ग्रुप्स में सारे टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सारे टैब की बातें हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइल का थोड़ा बहुत चर्चा करें। जैसे ही हमने फाइल पे क्लिक किया कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। फिर वैसे ही होम का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जहां से आप ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं या टेम्पलेट्स की मदद से भी यदि आप वर्कबुक क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं।
न्यू ऑप्शन के द्वारा भी आप नए वर्कबुक को क्रिएट करने का काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यदि आपने पहले से कोई वर्कबुक बनाया हुआ है, पहले से कोई फाइल बनाया हुआ है और उसे यदि एक्सेल में ओपन करना है तो यहाँ आप ओपन की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे इन्फो। अब इन्फो के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे, आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होंगे, वो इंफॉर्मेशन आपको इन्फो में मिल जाएगा। इसके बाद आप अपने वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि चूंकि हमने फर्स्ट बार सेव पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में सेव एज का ऑप्शन आ गया। अब हम यहां से हम अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अपने फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो यहां से दिस पीसी को हमने चूज किया, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और जो भी आप अपने वर्कबुक का नाम देना चाहते हैं, जैसा कि आपने देखा कि डिफॉल्ट रूप से ये बुक 1 आपको यहां दिखाई दे रहा है। यहां पे हम कुछ भी नाम दे देंगे और जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे हमारा वर्कबुक सेव हो जाएगा। लेकिन एक और चीज, यदि आप अपने वर्कबुक में पासवर्ड लगाना चाहें, यदि आप अपने वर्कबुक को सिक्योर करके रखना चाहते हैं तो आप अपने वर्कबुक में पासवर्ड भी लगा सकते हैं। और पासवर्ड लगाने के लिए यहां सबसे पहले टूल्स पर क्लिक करेंगे। टूल्स पर क्लिक करने के बाद यहां आपको दिखाई दे रहा है जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां से आप जैसा कि देख सकते हैं, दो आपसे पासवर्ड मांगा जा रहा है, एक पासवर्ड टू ओपन और दूसरा पासवर्ड टू मॉडिफाई। यानी कि जब कभी भी आप इस वर्कबुक को ओपन करना चाहेंगे और यदि ओपन करने के लिए चाहते हैं कि कोई पासवर्ड लगे तो हम यहां से वो पासवर्ड टाइप कर देंगे। इसके बाद आप चाहते हैं कि वर्कबुक में कोई चेंजेस करना है, उसके भी आप यदि सिक्योर करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड टू मॉडिफाई में भी पासवर्ड डाल सकते हैं, जैसे कि हमने कोई पासवर्ड डाल दिया। अब जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे हमसे फिर से पासवर्ड को री एंटर करने के लिए पूछा जा रहा है। यहाँ पे री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, हम लोग फिर से पासवर्ड डालेंगे। जो ओपन करने के लिए हमने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड डाल रहे हैं। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, एक बार फिर से पासवर्ड मांगा जा रहा है और यहाँ पे हमसे मॉडिफाई करने के लिए जो हमने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे हमारी वर्कबुक में पासवर्ड लग चुका है। अब हम सेव पे क्लिक करेंगे और हमारा फाइल क्या हो गया, सेव हो गया। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि पहले यहां पे बुक 1 लिखा हुआ था, अभी यहां पे माय फर्स्ट वर्कबुक दिखाई दे रहा है, यानी कि हमने अपने फाइल को सेव कर लिया है। जो भी फाइल मैंने सेव किया, जो वर्कबुक मैंने सेव किया, वो यहां पे रिसेंट में आपको दिखाई दे रहा है और इससे संबंधित इन्फो पे यदि क्लिक करें तो इससे संबंधित सारे इंफॉर्मेशन आपके सामने में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके मन में हो सकता है सवाल आए कि सेव और सेव एज में क्या अंतर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी चेंजिंग अभी हम अपनी इस फाइल में करेंगे उसी फाइल में सेव करने के लिए हम सेव का यूज़ करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि इस फाइल को हमें किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना है या किसी दूसरे नाम से सेव करना है या किसी दूसरे लोकेशन पे सेव करना है, तो इस कंडीशन में आप सेव एज का यूज़ करेंगे। यहां से आप प्रिंट का ऑप्शन देख रहे हैं। प्रिंट ऑप्शन का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही प्रिंट से संबंधित जितने भी सेटिंग्स हैं आप वो सेटिंग यहां से कर सकते हैं। शेयर ऑप्शन का यूज करके आप अपने वर्कबुक को यदि क्लाउड पे सेव करना चाहें या ईमेल के द्वारा किसी को भेजना चाहें तो आप इस वर्कबुक को सेंड कर सकते हैं। चाहे आप अटैचमेंट के रूप में सेंड करना चाहें या पीडीएफ के रूप में सेव करना चाहें, एक्सपीएस के रूप में सेंड करना चाहें, तो शेयर ऑप्शन का यहां से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप एक एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन देख रहे हैं। एक्सपोर्ट की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को यदि पीडीएफ या एक्सपीएस फाइल के रूप में सेव करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहां से दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट और चेंज फाइल टाइप। यदि आप अपने फाइल का टाइप चेंज करना चाहते हैं, फाइल का फॉर्मेट बदलना चाहते हैं तो चेंज फाइल टाइप का यूज करेंगे। यदि आप अपने फाइल को, अपने वर्कबुक को पीडीएफ के रूप में सेव करना चाहते हैं तो यहां से पीडीएफ के रूप में सेव करेंगे। यहां क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यहां क्लिक किया आपके सामने में कुछ इस तरह का फिर से डायलॉग बॉक्स आ गया, पब्लिश एज पीडीएफ और एक्सपीएस। यहां से हम अपने फाइल का नाम देंगे, फिलहाल मैं यही नाम रहने देता हूं और उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करेंगे। चूंकि हमने अभी तक कोई भी डेटा इसमें इंटर नहीं किया इसीलिए यहां पे दिखाई दे रहा है वी डिडंट फाइंड एनीथिंग टू प्रिंट। फिलहाल मैं ओके पे क्लिक करूंगा और अब देख सकते हैं कि हमारा पीडीएफ फाइल बनके रेडी है।
जो वर्कबुक हम लोगों ने पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट किया था वो पीडीएफ फाइल के रूप में यहां पे सेव हो चुका है। यहां से आप क्लोज का ऑप्शन देख रहे हैं, क्लोज पर क्लिक करने के साथ ही हमारा जो वर्कबुक होगा वो क्लोज हो जाएगा। यहां नीचे 3 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसकी भी थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लें। अकाउंट के द्वारा आप अपने अकाउंट से संबंधित इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। यदि आप ऑफिस के थीम को चेंज करना चाहें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम पहले से जैसे ये कलरफुल था, यहाँ से डार्क ग्रे कर दें और अब आप देख सकते हैं कि आपके जो एक्सेल हैं उसका थीम, उसका लुकअप क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो यहाँ से आप अपने ऑफिस का थीम चेंज कर सकते हैं, साथ ही आप अपने प्रोडक्ट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, अपडेट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपके प्रोडक्ट से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपको यहां से दिखाई देंगे। इसके बाद आप एक फीडबैक का ऑप्शन देख रहे हैं। आप एक्सेल के काम करने के तरीके से खुश हैं या नहीं है, इससे संबंधित कोई फीडबैक यदि आपको देना है तो यहां से फीडबैक दे सकते हैं। यदि आपको कोई सजेशन देना है तो आप सजेशन भी यहां से दे सकते हैं। इसके अलावा ये तीसरा, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस। जैसे ही हमने ऑप्शंस पे क्लिक किया हमारे सामने में एक नया डायलॉग बॉक्स आ गया और इस डायलॉग बॉक्स में कई सारे ऑप्शंस हैं, जनरल, फॉर्मूलाज, प्रूफिंग, सेव। ये एक्सेल में को कस्टमाइज करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यदि आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें कोई भी चेंजिंग ना करें। वैसे हम अपने रिबन को यदि कस्टमाइज करना चाहें तो अपने रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूलबार को कस्टमाइज करना चाहें तो वो कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां जैसे ही बैक बटन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारा पुराना विंडो फिर से, पुराना डैशबोर्ड फिर से आ गया। सिर्फ फाइल का ही टैब ऐसा टैब है जहां पे आपके सामने में एक अलग विंडो आता है, बाकी सारे टैब में डैशबोर्ड सेम रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया हुआ है कि ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं इस एरिया को रिबन बोला जाता है और हमारे जितने भी कमांड्स होते हैं वो सारे कमांड आपको इसी रिबन में मिल जाएंगे। सारे कमांड ग्रुप्स में होते हैं, कई सारे ग्रुप्स हैं, हर एक टैब में अलग अलग कई सारे ग्रुप्स हैं। ये एक्सेल का बेसिक लेआउट है। अब हम लोग इस डैशबोर्ड की बातें करते हैं। सबसे ऊपर में कुछ कमांड आप देख रहे हैं, इस एरिया को हम लोग क्विक एक्सेस टूलबार बोलते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार में कुछ ऐसे कमांड्स दिखाई देते हैं जिनकी हमें अपने वर्क के दौरान काफी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसमें कमांड्स की संख्या को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार का ऑप्शन देख रहे हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे कई सारे आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ टूल्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। जिस टूल्स पे हम क्लिक करेंगे, जिस कमांड पे हम क्लिक करेंगे उससे संबंधित कमांड आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कई सारे यहाँ पे कमांड्स के नाम दिखाई दे रहे हैं और हम अपने हिसाब से क्विक एक्सेस टूलबार को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा राइट साइड में यहां से आप अपने रिबन के डिस्प्ले के ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो रिबन आप देख रहे हैं, ये कैसे दिखाई देगा, इससे संबंधित सेटिंग आप यहां से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पे क्लिक किया, यहां पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ऑप्शन है ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स और शो टैब्स एंड कमांड्स। ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक करने के साथ ही हमारा रिबन हाइड हो गया और यदि हमें रिबन को लाना है तो यहाँ पे आप 3 डॉट्स देख रहे हैं, इस डॉट्स पे क्लिक करेंगे, रिबन हमारा आ गया, जो भी वर्क करना होगा करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं शो टैब्स। शो टैब में क्या होगा कि सिर्फ आपको टैब दिखाई देंगे और जैसे ही किसी भी टैब पे हम क्लिक करेंगे उससे संबंधित जितने भी कमांड्स होंगे वो कमांड आपको दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही हम अपने पेज में आएंगे हमारा वो कमांड हाइड हो जाएगा। इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन है शो टैब्स एंड कमांड्स। इसके द्वारा आपके डैशबोर्ड में कमांड और टैब दोनों दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा किया हुआ है कि ये एरिया रिबन होता है। रिबन के बाद आप ये जो हॉरिजेंटल लाइन देख रहे हैं इसे रो बोला जाता है, जबकि वर्टिकल जो आप लाइन देख रहे हैं इसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो यहां पे कई सारे आप रोज और कई सारे कॉलम्स देख सकते हैं। आप रो के सामने ये कुछ नंबर्स देख रहे हैं 1 2 3 4 करके, इसे रो हेडिंग बोला जाता है, जबकि कॉलम के सामने जो ये अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं इसे हम लोग कॉलम हेडिंग बोलते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये विंडो है ये कई सारे रोज और कई सारे कॉलम्स से मिलके बना है और
रो और कॉलम एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं तो कई सारे ग्रिड जैसे कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं, और ये जो ग्रिड जैसे कंस्ट्रक्शंस हैं इन्हीं को सेल बोलते हैं। तो ये जो ग्रिड जैसा कंस्ट्रक्शन है ये रो और कॉलम को इंटरसेक्ट करने के बाद बनता है। तो रो और कॉलम एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वही एरिया हमारा सेल होता है। तो रो और सेल का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है या इंटरसेक्शन जो है वही सेल बनाता है। हम जो भी डेटा इंटर करेंगे वो सेल में इंटर करेंगे। इसके साथ ही आपने एक चीज और गौर किया होगा कि सारे सेल्स के अपेक्षाकृत एक सेल ऐसा है जो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो ये जो आप थिक बॉर्डर देख रहे हैं, जिसके सामने ये थिक बॉर्डर है, ये हमारा एक्टिव सेल है। जिस सेल पे हम क्लिक करेंगे वो हमारा एक्टिव सेल बन जाता है। जो भी डेटा हम इंटर करते हैं वो एक्टिव सेल में ही इंटर करते हैं। जितने भी सेल्स हैं उन सारे सेल्स का अपना एक यूनिक नाम होता है, और किसी भी सेल का नाम उसके सामने के कॉलम और उसके सामने के रो के द्वारा रखा जाता है। जैसे कि ये सेल आप देख रहे हैं, इसके सामने का कॉलम बी और इसके सामने का रो 5, तो इस सेल का एड्रेस हो गया B5। जैसे आप यहां पर देखें ये हो गया A2, और किसी भी सेल का नाम आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है। ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है इस एरिया को हम लोग नेम बॉक्स बोलते हैं। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इस बॉक्स को नेम बॉक्स बोला जाता है, और नेम बॉक्स में आपके एक्टिव सेल का एड्रेस दिखाई देता है। इसके अलावा एक्टिव सेल में हम जो कुछ भी टाइप करेंगे वो आपको दिखाई देगा यहां फॉर्मूला बार में। ये जो बड़ा सा बार आप देख रहे हैं इससे फॉर्मूला बार बोलते हैं। आप जो भी फॉर्मूला इंटर करेंगे वो फॉर्मूला या एक्टिव सेल में जो भी डेटा इंटर करेंगे वो टेक्स्ट आपको यहां पर दिखाई देगा। एक बार जब डेटा इंटर किया हुआ हो गया तो आप कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कीजिए, आप नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे। एक सेल से दूसरे सेल में नेविगेट करने के लिए हम लोग अपने कीबोर्ड में एरोज की का भी यूज करते हैं। अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, इन कीज की मदद से भी हम अपने सेल में नेविगेट कर सकते हैं। साथ ही आप अपने एक्टिव सेल से नेक्स्ट सेल जाना चाहें तो आप टैब की का भी यूज कर सकते हैं, और पीछे जाने के लिए शिफ्ट के साथ टैब की का यूज करेंगे। यहां आप देख सकते हैं शीट 1 आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम थोड़ा सा शीट 1 क्या हुआ इसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि मैंने जैसे आप बताया था आपको कि एक्सेल में जो भी फाइल हम लोग बनाते हैं उसे वर्कबुक बोला जाता है। यानी कि एक वर्कबुक जो होता है वो कई सारे शीट्स का कलेक्शन होता है। यानी कि एक वर्कबुक में कई सारे पेजेस हो सकते हैं, और वो सारे पेजेस यहां पे वर्कशीट कहलाते हैं या स्प्रेडशीट कहलाते हैं। यानी कि ये जो विंडो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा विंडो हमारा क्या हुआ, स्प्रेडशीट हुआ। तो डिफॉल्ट रूप से अभी आप देख सकते हैं कि एक वर्कशीट यहां पे है जिसका नाम शीट 1 है। हम इसके नाम को बदल सकते हैं, जितने सीट को हम इंटर करना चाहें उतने सीट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आवश्यकता अनुसार सीट को ऐड और डिलीट करते हैं। आपके एक्सेल के स्क्रीन के सबसे नीचे में ये स्टेटस बार आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे आपके वर्कबुक से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देते हैं। साथ ही अपने वर्कशीट को अलग अलग व्यू में देखने के लिए कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यू। इन सारे टूल्स की बातें, इन सारे व्यूज की बातें हम लोग आगे करेंगे। इसके बाद आप यहाँ जूम स्लाइडर देख सकते हैं। हम अपने वर्कशीट को यदि जूम करके देखना चाहें तो हम अपने वर्कशीट को जूम करके देख सकते हैं। जूम इन और जूम आउट करने के लिए जूम स्लाइडर का यूज किया जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने एक्सेल के बेसिक लेआउट के बारे में जाना, बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाना। हम लोगों ने जाना कि वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है। एक बार फिर से यदि हम रिपीट करना चाहें तो वर्कबुक, जो भी हम फाइल बनाते हैं एक्सेल में वो हमारा वर्कबुक है, जबकि वर्कबुक कई सारे पेजेस से बनते हैं। हर एक पेज को वर्कशीट बोला जाता है। इसके साथ ही हम लोगों ने ये देखा सेल क्या होता है, रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, या जो रो और कॉलम जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का कंस्ट्रक्शन बनता है उस बॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं। ये नेम बॉक्स है, ये फॉर्मूला बार है। नेम बॉक्स में हमारे एक्टिव सेल का एड्रेस दिखाई देता है, जबकि एक्टिव सेल में हम जो कुछ भी टाइप करते हैं वो फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद अब एक्सेल को सीखना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और यही कारण था कि चूंकि ये फर्स्ट वीडियो था और थोड़ा सा ये बड़ा भी हो गया, लेकिन अब हम लोग अलग अलग टैब्स के अलग अलग कमांड्स की बातें करेंगे और सारे फीचर्स की बातें करेंगे। उम्मीद है एक्सेल के बेसिक विंडो के लेआउट के बारे में अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे
कि आने वाले सारे वीडियोस को आप निश्चित रूप से देखें, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब यहाँ से हम लोग सारे टैब्स की बातें करेंगे और हर एक टैब के हर एक कमांड्स की बातें करेंगे।